द डिबेट में आपका स्वागत है। तो आज हम एक ऐसी किताब पर चर्चा कर रहे हैं जिसने पिछले कुछ समय में काफ़ी हलचल मचाई है। अक्षत गुप्ता की द हिडन हिंदू का पहला भाग। ये वो किताब है जिसके बारे में आपको मतलब बुक स्टोर से लेकर ऑनलाइन फोरम तक हर जगह बातें सुनने को मिल जाएंगी। हमारी ये बातचीत जो है वो किताब की एक आलोचनात्मक समीक्षा पर आधारित है, जिसमें इसके प्लॉट, लिखने के अंदाज और पाठकों पर इसके असर का विश्लेषण किया गया है। जिन्होंने किताब नहीं पढ़ी है उनके लिए संक्षेप में बता दूं, कहानी साल 2041 में सेट है। एक आप कह सकते हैं रहस्यमयी साधु है, ओम शास्त्री, जो खुद को अघोरी बताता है। उसका दावा है कि वो हजारों सालों से जिंदा है, सतयुग से कलयुग तक, और उसने रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य अपनी आंखों से देखे हैं। अब उसे एक हाईटेक फैसिलिटी में पकड़कर रखा गया है, जहां एक्सपर्ट्स उसके दावों की सच्चाई परख रहे हैं, और कहानी का केंद्र है मृत संजीवनी, वेदों में वर्णित अमरता का रहस्य, जिसे ओम जानने का दावा करता है। तो आज हमारे विचार विमर्श का मुख्य सवाल ये है, क्या द हिडन हिंदू वाकई हिंदू पौराणिक कथाओं और आज के जमाने के साइंस फिक्शन थ्रिलर का एक कामयाब और सोचने पर मजबूर करने वाला मिश्रण पेश करती है, या फिर ये एक दिलचस्प आइडिया तो है पर कहानी कहने के धन में अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी तरह निभा नहीं पाती। मेरा पक्ष यह है कि ये किताब अपने बिल्कुल नए तरह के कॉन्सेप्ट, पौराणिक किरदारों और कहानियों को हिम्मत के साथ इस्तेमाल करने और पाठकों में गहरी जिज्ञासा जगाने वाले विषयों के लिए महत्वपूर्ण है और सराही जानी चाहिए। और मेरा मानना है कि किताब का मूल विचार बेशक दिलचस्प है, उसमें काफी संभावना थी, लेकिन कहानी को जिस तरह से बुना गया है, खास तौर पर किरदारों को गढ़ने और कहानी के उतार चढ़ाव को संभालने में, उसमें कह सकते हैं गंभीर कमजोरियां हैं जो इसके असर को कम करती हैं। देखिए, मेरे हिसाब से इस किताब की सबसे बड़ी खूबी इसका एकदम नया और साहसी प्लॉट है। हिंदू माइथोलॉजी और उसमें भी चिरंजीवी यानी अमर किरदारों का कॉन्सेप्ट जैसे ओम शास्त्री को उठाकर एक भविष्य की दुनिया वाले थ्रिलर के ढांचे में फिट करना, ये अपने आप में, मेरे हिसाब से अपने आप में तारीफ के काबिल है। भारतीय कथा साहित्य में ये एक ताजगी भरा प्रयास है। ये सिर्फ पुरानी कहानी दोहराना नहीं है, उसे एक नए रूप में पेश करना है। और ये जो मृत संजीवनी का रहस्य है, ये सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाने का मतलब एक प्लॉट डिवाइस भर नहीं है। ये हमें अमरता, जीवन का मतलब, मरने का डर जैसे गहरे सवालों पर सोचने को मजबूर करता है। तो कहानी सिर्फ सतह पर रोमांचक नहीं है, बल्कि ये पाठक को एक दार्शनिक स्तर पर भी जोड़ सकती है अगर वो उस दिशा में सोचना चाहें। साथ ही ये साफ दिखता है कि लेखक ने माइथोलॉजी, इतिहास, विज्ञान और गणित, इन सबको एक साथ लाने के लिए काफी रिसर्च की है। समीक्षा में भी इस बात का जिक्र है कि किताब पढ़ते हुए पाठक को कई नई बातें पता चलती हैं, जो इसके कह सकते हैं ज्ञान बढ़ाने वाले पहलू को दिखाता है। जर तकनीक से ओम की यादों को खंगालना, वो इसे आज के ज़माने का और विजुअली दिलचस्प बनाता है। ये पौराणिक माहौल के साथ मिलकर एक अनोखा कॉन्ट्रास्ट पैदा करता है, जो पाठक की कल्पना को और हवा देता है। ये दिखाता है कि कैसे प्राचीन रहस्य और भविष्य की तकनीक एक साथ आ सकते हैं। मैं मानती हूं कि विचार में दम है, वो वाकई महत्वाकांक्षी है, लेकिन मेरा नजरिया थोड़ा अलग है। देखिए, सिर्फ एक अच्छा आइडिया होना काफी नहीं होता, उसे कहानी के तौर पर पेश करने का तरीका, उसका निष्पादन उतना ही बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। और मुझे लगता है यहीं पर ये किताब कई अहम मोर्चों पर चूक जाती है। सबसे बड़ी दिक्कत, और ये बात समीक्षा में भी साफ तौर पर उठाई गई है, वो है ज़रूरत से ज़्यादा और बोझिल तरीके से जानकारी देना, जिसे हम एक्सपोजिशन कहते हैं। बहुत सारी पौराणिक कथाएं और बैकग्राउंड की बातें किरदारों के बीच ऐसे संवादों के जरिए बताई गई हैं जो सुनने में बिल्कुल कह सकते हैं बनावटी लगते हैं। जैसे दो वैज्ञानिक आपस में बात करते हुए अचानक किसी को पौराणिक कहानी सुनाने लगे, जो असल जिंदगी में शायद ही होता है। ये कहानी के स्वाभाविक बहाव को बुरी तरह तोड़ता है। एक पाठक ने तो इसे विकिपीडिया पढ़ने जैसा अनुभव बताया है, जो मेरे ख्याल से काफी कुछ कह देता है। मतलब बात साफ है कि जानकारी को कहानी में सलीके से पिरोया नहीं गया है। दूसरी बड़ी कमी जो पाठक प्रतिक्रियाओं में भी बार बार उभर कर आती है, वो है किरदारों में गहराई का न होना। उन्हें फ्लैट या सतही कहा गया है। हमें पता ही नहीं चलता कि ये किरदार असल में क्या चाहते हैं, उनकी प्रेरणाएं क्या हैं।
ओम शास्त्री खुद, जो कहानी के केंद्र में है, कई बार एक रहस्यमयी पहेली ज्यादा लगता है, एक जीता जागता इंसान कम। और बाकी किरदार, वो अक्सर सिर्फ सवाल पूछने या जानकारी देने वाले औजार बनकर रह जाते हैं। नतीजा, पाठक के लिए उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। और अगर आप किरदारों की परवाह ही नहीं करते, तो कहानी में कितनी भी उथल-पुथल हो, वो आपको अंदर तक नहीं छू पाती। कहानी का बहाव यानी पेसिंग भी गड़बड़ है। समीक्षा इशारा करती है कि कहानी कभी तो जरूरत से ज्यादा तेजी से भागती है, खासकर एक्शन वाले हिस्सों में, और फिर अचानक जानकारी देने वाले हिस्सों में बेहद धीमी हो जाती है। ये उतार चढ़ाव पाठक को थका सकता है और कहानी से उसका ध्यान भटक सकता है। एक अच्छी थ्रिलर में तनाव लगातार बना रहना चाहिए, यहाँ वो टूटता रहता है। और हाँ, संवाद कई जगहों पर लोग बेहद बनावटी और उपदेश देने जैसे लगते हैं। ऐसा लगता है मानो किरदार कहानी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि लेखक की रिसर्च दिखाने के लिए बोल रहे हों। कुछ पाठकों ने तो किताब में दिए गए कुछ तथ्यों और दावों की सटीकता पर भी सवाल उठाए हैं, जो एक अलग चिंता का विषय है मेरे ख्याल से। मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये कमजोरियां क्यों दिख रही हैं, लेकिन क्या हम कथानक की नवीनता और उसके निष्पादन के बीच के संतुलन को थोड़ा और नहीं तौल सकते? हाँ, मैं मानता हूं कि शायद जानकारी देने का तरीका और बेहतर हो सकता था, या कुछ किरदार और गहरे हो सकते थे। लेकिन मेरे लिए जो मूल विचार है, हिंदू माइथोलॉजी को साइंस फिक्शन थ्रिलर के साथ मिलाना, वो इतना अनोखा और ताकतवर है कि वो इन कथात्मक कमियों की एक तरह से भरपाई कर देता है। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो हजारों साल से जिंदा है और मृत संजीवनी का रहस्य, क्या ये आइडिया ही पाठक को हाँ, आइडिया तो है, बांधे रखने के लिए काफी नहीं है? क्या ये मौलिकता अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि नहीं है? देखिए, आइडिया आकर्षक है, इस पर कोई दो राय नहीं। पर मैं इस बात से सहमत नहीं हो पा रही कि एक शानदार आइडिया कहानी कहने की कमजोरियों को पूरी तरह ढक सकता है। कहानी सुनाना भी तो एक कला है ना? जब आप दिखाने के बजाय सिर्फ बताते जाते हैं, यानी किरदारों के एक्शन और भावनाओं से कहानी आगे बढ़ने के बजाय सिर्फ लंबे लंबे पैराग्राफ में जानकारी दी जाती है, जब किरदार इतने सपाट हों कि आप उनसे जुड़ ही ना पाएं, और जब कहानी की रफ्तार आपको झटके देती रहे, तो ये सब मिलकर पढ़ने के अनुभव को बुरी तरह चोट पहुंचाते हैं। एक बेहतरीन आइडिया भी अगर सही ढंग से परोसा ना जाए तो उसका स्वाद बिगड़ जाता है। यहाँ कहानी कहने का जो क्राफ्ट है, वो आइडिया के वजन को उठाने में मेरे विचार में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाया है। आप नवीनता की बात कर रहे हैं, पर क्या ये नवीनता सिर्फ विषय चुनने तक सीमित है या कहानी कहने के ढंग में भी दिखती है? मुझे लगता है ढंग में वो बात नहीं आ पाई। चलिए किरदारों पर आते हैं। आपने कहा कि वो फ्लैट हैं, उनमें गहराई नहीं है। ये एक अहम नुक्ता है, बिल्कुल, पर इसे एक और नजरिए से भी देखा जा सकता है। हमें ये याद रखना होगा कि ये एक थ्रिलर है, और जैसा कि माना जा रहा है, ये एक सीरीज का पहला भाग है। अब थ्रिलर जॉनर में अक्सर प्लॉट और रहस्य पर ज्यादा जोर होता है। यहाँ ओम शास्त्री का रहस्य ही कहानी का इंजन है। बाकी किरदार जैसे जांच करने वाले टीम, उनका मुख्य काम ओम के दावों को परखना और कहानी को आगे ले जाना है। शायद इस पहले भाग में उनकी निजी जिंदगियों या भावनाओं पर फोकस करना लेखक का इरादा ही नहीं था। क्या ये मुमकिन नहीं कि आने वाले भागों में इन किरदारों को और विकसित किया जाए? क्या हमें पहली किताब से ही सब कुछ मांग लेना चाहिए? मैं समझती हूँ कि थ्रिलर में प्लॉट को अहमियत दी जाती है, पर मैं फिर यही कहूंगी कि किसी भी जॉनर की कहानी को सफल बनाने के लिए ऐसे किरदार चाहिए जिनसे पाठक जुड़ सके, जो विश्वसनीय लगे। माफ कीजिएगा, पर मैं ये मानने को तैयार नहीं कि किरदारों को सिर्फ प्लॉट को आगे बढ़ाने का पुर्जा समझा जाए। अगर पाठक को जांच करने वाले वैज्ञानिकों या डॉक्टरों की परवाह ही नहीं है, अगर उन्हें ओम शास्त्री की पीड़ा या दुविधा महसूस ही नहीं होती, तो फिर कहानी का रहस्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका भावनात्मक असर कहाँ से आएगा? जैसा कि कुछ पाठक प्रतिक्रियाओं में भी इशारा किया गया है, ओम शास्त्री कई बार एक कॉन्सेप्ट या एक चलती फिरती पहेली ज्यादा लगते हैं, बजाय एक ऐसे इंसान के जिसमें भावनाएं हों, कमजोरियां हों। और बाकी किरदार, वे अक्सर सवालों की मशीन या जानकारी देने वाले विकिपीडिया पेज की तरह काम करते हैं। ये चीज कहानी के दिल को, उसके भावनात्मक कोर को कमजोर करती है। क्या थ्रिलर शैली में भावनात्मक गहराई की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती? मुझे ऐसा नहीं लगता। ठीक है, किरदारों को लेकर हमारे नजरिए अलग हैं, ये साफ है। अब उस मुद्दे पर आते हैं जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, जानकारी को कहानी में कैसे पिरोया गया है और उसका कहानी के बहाव पर क्या असर पड़ा है। आपने कहा कि जानकारी जरूरत से ज्यादा और बोझिल तरीके से दी गई है।
लेकिन क्या हम इसे दूसरी तरह से नहीं देख सकते? इस किताब में माइथोलॉजी, इतिहास, विज्ञान से जुड़ी ढेरों बातें हैं। क्या ये व्यापक रिसर्च और जानकारी अपने आप में किताब की एक ताकत नहीं है? ये कहानी को एक वजन देती है, एक बौद्धिक गहराई देती है, और ये पाठक को कुछ नया सिखा भी सकती है। कहानी का जो फॉर्मेट है, एक रहस्यमय व्यक्ति से पूछताछ, वो तो स्वाभाविक रूप से जानकारी साझा करने का मौका देता ही है। तो क्या ये पाठक के लिए एक मूल्यवान पहलू नहीं हो सकता? जानकारी अपने आप में मूल्यवान हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, इससे मुझे कोई इनकार नहीं। लेकिन सवाल यह है कि उसे परोसा कैसे जा रहा है। मेरा असली मुद्दा ये है कि जानकारी को कहानी के ताने बाने में इस तरह बुनना चाहिए कि वो उसका हिस्सा लगे, ऊपर से चिपकाया हुआ न लगे। जब किरदार आपस में स्वाभाविक बातचीत करने के बजाय लंबे लंबे लेक्चर देने लगते हैं, जैसा कि समीक्षा और पाठक प्रतिक्रियाएं बताती हैं, मान लीजिए जैसे कोई किरदार अचानक वेदों के 4 प्रकार समझाने लगे बिना किसी ठोस वजह के, तो ये कहानी के प्रवाह को बुरी तरह बाधित करता है। तब जानकारी ज्ञान बढ़ाने वाली कम और थकाने वाली ज्यादा लगती है। यहाँ संतुलन साधने में लेखक चूके हैं, ये साफ दिखता है। वो जो विकिपीडिया पढ़ने वाली टिप्पणी थी, वो इसी असंतुलन की तरफ इशारा करती है। जानकारी कहानी को सहारा देने के लिए होनी चाहिए, उस पर बोझ बनने के लिए नहीं। कहानी कहने का मतलब सिर्फ तथ्य बताना नहीं, उन्हें अनुभव कराना होता है। और आखिर में पाठक के अनुभव और मिलीजुली प्रतिक्रियाओं की बात करते हैं। आप कह रहे हैं कि ये मिलीजुली प्रतिक्रियाएं किताब की कमजोरियों का सबूत है। मैं ये तो मानता हूं कि प्रतिक्रियाएं बटी हुई हैं, लेकिन क्या इसका मतलब यही है कि किताब में खामियां हैं? मैं इसे ऐसे देखता हूं, ये किताब खास तौर पर उन पाठकों को पसंद आ रही हैं जो एकदम नए तरह के आइडियाज पसंद करते हैं, जो माइथोलॉजी को मॉडर्न अंदाज में देखना चाहते हैं और जिन्हें रहस्य रोमांच का ये मिश्रण भाता है। ये शायद उन पाठकों के लिए है जिनका ध्यान कहानी के कॉन्सेप्ट और कल्पना पे ज्यादा रहता है, बजाय पारंपरिक कहानी कहने के तत्वों जैसे किरदार या सहज प्रवाह पर। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पाठकों का एक बड़ा वर्ग इसकी नवीनता को इतना पसंद कर रहा है कि वो तथाकथित कथानक कमियों को नजरअंदाज करने को तैयार है? आपने कहा कि ये एक खास तरह के पाठक वर्ग को अपील करती है, लेकिन जब इतने सारे पाठक अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर एक जैसी समस्याओं की तरफ बार बार इशारा कर रहे हों, जैसे किरदारों का सतही होना, संवादों का बनावटीपन, कहानी के बहाव में रुकावट, तो क्या हम इसे सिर्फ व्यक्तिगत पसंद का मामला कहकर खारिज कर सकते हैं? मुझे लगता है ये लेखन के क्राफ्ट से जुड़े कुछ बुनियादी मुद्दों की तरफ इशारा करता है। हाँ, ये किताब सतही तौर पर मनोरंजक हो सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें बस एक तेज रफ्तार वाला रहस्य से भरा प्लॉट चाहिए। लेकिन अगर कोई पाठक कहानी में गहरी भावनात्मक जुड़ाव या बौद्धिक संतुष्टि ढूंढ रहा है, तो मुझे लगता है कि उसे निराशा हाथ लग सकती है, और इन्हीं कमजोरियों की वजह से। मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सिर्फ अलग अलग पसंद नहीं दिखाती, वे अक्सर किताब की अंदरूनी दिक्कतों का आईना भी होती हैं। तो अगर मैं अपनी बात को समेटूं, मेरा मानना है कि द हिडन हिंदू अपने साहसिक प्रयास के लिए, हिंदू पौराणिक कथाओं को विज्ञान कथा के साथ मिलाने की हिम्मत के लिए और मृत संजीवनी जैसे सोचने पर मजबूर करने वाले रहस्य को बुनने के लिए निश्चित रूप से ध्यान देने लायक है। हाँ, इसे पेश करने के तरीके पर सवाल उठाए जा सकते हैं और कुछ आलोचनाएं जायज़ भी हो सकती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद ये उन पाठकों के लिए कल्पनाशील और दिलचस्प अनुभव पेश करती है जो नए विचारों और माइथोलॉजी के आधुनिक रूपों में रुचि रखते हैं। इसकी मौलिकता ही इसकी सबसे बड़ी पूंजी है। और मेरा निष्कर्ष ये है कि किताब का मूल विचार बेशक संभावनाओं से भरा है और आकर्षक भी, लेकिन कहानी कहने की कला में मौजूद कमजोरियां, खास तौर पर किरदारों को गहराई ना दे पाना, जरूरत से ज्यादा और बनावटी ढंग से जानकारी ठूंसना और कहानी के बहाव का असंतुलित होना के कारण ये अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाती। पाठक प्रतिक्रियाएं भी बार बार इन्हीं मुद्दों को उजागर करती हैं। ये एक ठीक ठाक वक्त बिताने लायक थ्रिलर हो सकती है, लेकिन अगर आप साहित्यिक गहराई या कोई ऐसी कहानी ढूंढ रहे हैं जो आपके साथ लंबे समय तक रहे, तो शायद ये किताब आपको निराश करे। आइडिया अच्छा है, पर उसे तराशने का काम उतना अच्छा नहीं हुआ। बिल्कुल साफ है कि इस किताब को लेकर अलग अलग राय मुमकिन है और दोनों ही पक्षों के पास अपने अपने तर्क हैं। आज की हमारी ये चर्चा दिखाती है कि कैसे एक ही किताब को पढ़ते वक्त अलग अलग पाठक कहानी के नएपन, किरदारों की गहराई, लिखने के अंदाज और कहानी कहने की कला जैसे पहलुओं को अलग अलग वजन दे सकते हैं। हाँ, और शायद यही किसी भी किताब पर होने वाली बहस का सबसे दिलचस्प पहलू होता है।
अंत में अपनी राय बनाने का सबसे अच्छा तरीका तो शायद किताब को खुद पढ़ना ही है, लेकिन एक ही विषय पर अलग-अलग नजरियों को सुनना और समझना हमेशा फायदेमंद होता है। ये हमें ना सिर्फ उस किताब को बेहतर समझने में मदद करता है, बल्कि ये भी सिखाता है कि हम चीज़ों को परखते कैसे हैं।